मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। टेस्ट सीरीज़ जो कि आपका BO RO एग्ज़ाम के लिए स्पेशल चल रहा है, इससे जुड़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, श्याम IAS आप यूट्यूब पर सर्च करिए और जैसे ही मिलता है आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रजिस्टर्ड हो गए, आप हमसे जुड़ गए, अब आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, ये करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा जो काम है मैं शुरू करता हूँ। मदहों न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इस स्थिति में जो कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, जब हम बैठे हैं घरों में, तब हमको निराश नहीं होना है, हताश नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आधुनिक सभ्य मानव हैं, तकनीकी मानव हैं और इस तकनीकी के दौर में हम लोगों के पास संसाधन उपलब्ध हैं। तो क्यों ना हम जो है इस तकनीकी का उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसका लाभ उठाएं। तो आप घूमते टहलते एंजॉय करते हुए जब आपको समय मिले तब अपनी पढ़ाई करिए। BOE एग्ज़ाम या RO जो समीक्षा अधिकारी का कंबाइंड GS आपको प्रैक्टिस या सीरीज के माध्यम से हम करा रहे हैं आपको। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो देखिए, बांग्लादेश सीमा जो भारत के विभिन्न राज्य हैं, जिसमें कि पश्चिम बंगाल है, आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, इसकी सीमाएं जो है बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। जबकि मणिपुर की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो म्यांमार को जो स्पर्श करने वाली सीमाएं हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, इनकी सीमाएं जो है इसको स्पर्श करती हैं, म्यांमार को। ये बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? रावी और ब्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलुज, ब्यास और सतलुज। तो देखिए, सतलुज नदी जो कि राकस्थाल झील से तिब्बत के निकलती है और यह पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलने वाली नदी ब्यास नदी, ये दोनों पंजाब में संगम बनाती हैं। और यहाँ पर हरिके बैराज मतलब जैसे कि चक डैम अगर आप देखे होंगे, छोटा डैम बना दिया जाता है केवल जल को रोकने के लिए। इस हरिके बैराज से इंदिरा नहर निकाली गई है जो राजस्थान में सिंचाई का कार्य करती है। तो किन दो नदियों के संगम पर? सतलज और ब्यास के संगम पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो देखिए, दुलहस्ती जो परियोजना है यह चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च, इलायची, लौंग, केसर। तो ये जो है आप जानते हैं कि जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ भारत में, तब से लेकर के जितने यूरोपीय व्यापारी आए, जितनी यूरोपीय कंपनियां आई, सबका मुख्य केंद्र बिंदु जो है भारत के गरम मसाले हुआ करते थे। और उन गरम मसालों में व्यापक स्तर पर सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात काली मिर्च का किया जाता था, या फिर यहाँ से ले जा करके। उसका रीज़न यह था कि इनसे जो है उनको हज़ारों गुना लाभ मिलता था। इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? अगला विकल्प आपसे करा है, निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। अगर इसमें देखा जाए तो सोयाबीन का जो अभी तक अग्रणी उत्पादक रहा है वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश अभी भी व्यापक स्तर पे सोयाबीन का उत्पादन करता है। देखिए, सोयाबीन एक खरीफ फसल है और यह एक तिलहन फसल है। तो खरीफ के मौसम में तिलहन फसल सोयाबीन और मूंगफली, क्योंकि मूंगफली का भी हम लोग तेल प्रयोग करते हैं, तो उसका और इधर सोयाबीन, ये दोनों व्यापक स्तर। मूंगफली जो गुजरात में उत्पादित होता है और ये मध्य प्रदेश में। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? कि यहाँ कृषि फसल से है।
चना, सरसों, कपास, गेहूँ। तो देखिए सरसों का राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कपास का गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। तो सबसे पुरानी इकाई जो है आपके असम के डिगबोई में लगाया गया था। यहीं पर उत्पादन भी भारत में सबसे पहले शुरू हुआ पेट्रोलियम का, और यहीं पर जो है तेल शोधन कारखाना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधन कारखाना आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और यह तो तेल शोधन कारखानों से व्यापक स्तर पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो आपको बता दूं कि झारखंड जो है इसमें कोयले के भंडारण और उत्पादन दोनों में नंबर 1 पे है, जबकि छत्तीसगढ़ दोनों स्थितियों में दूसरे नंबर पे है। तो ये प्रथम स्थान रखता है और जबकि छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान रखता है। ये क्लियर हो गया। तो जो कोयले के बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाले राज्य हैं जिसमें कि झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। बैलाडीला की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक। तो जो बैलाडीला की खान है यह जो है व्यापक स्तर पे उत्पादन करती है। किसका? चलिए बताइएगा, क्लियर करिएगा। तो ये जो है किसका उत्पादन करती है? लौह अयस्क का। तो ये भारत की सुप्रसिद्ध जो है बैलाडीला की खान, जहाँ से व्यापक स्तर पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका अमृतसर में है। इनमें से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ग्रीनलैंड महाद्वीप नहीं है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, न्यूजीलैंड जबकि देश है, और ऑस्ट्रेलिया देश और महाद्वीप दोनों है। तो अफ्रीका जो है आप देखेंगे कि एक तरफ एशिया से जुड़ा हुआ है, हालांकि स्वेज नहर इसको डिवाइड कर देती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया देश में जितने भी द्वीपीय क्षेत्र हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी द्वीपीय भाग है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में। तो ये हिंद महासागर में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में है। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? ईरान, यूएसए, तुर्की, भारत। देखिए ग्रेट साल्ट लेक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि तुर्की में स्थित वान झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। फिर उसके बाद जॉर्डन का मृत सागर है, जो दूसरा सबसे बड़ा खारा जल है। निम्नलिखित में किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, रूस को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो आपको बता दूं कि कनाडा जो है इसके उत्पादन के लिए विश्व में जाना जाता है, और कनाडा के पास यानी कनाडा ने यूरेनियम सिटी को डेवलप्ड किया है। तो ये यूरेनियम सिटी जो है ग्रेट बियर झील, जो कि कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण झील है, उसके पास पोर्ट रेडियम नामक स्थान में जो है यूरेनियम सिटी को डेवलप किया गया है, जहाँ पर यूरेनियम का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है और उसका एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है। निम्न में से किसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? कोस्टा रिका, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, बीनस आयर्स। तो जो ब्राज़ील का सेंटोस शहर है, सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राज़ील के पूर्वी तटीय क्षेत्र में है। ब्राज़ील के किधर क्षेत्र है? पूर्वी तटीय क्षेत्र में, इधर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। सेंटोस के निकटवर्ती क्षेत्र में कॉफ़ी का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को हम लोग क्या बोलते हैं? फजिंडा। तो यहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, इसलिए सेंटोस जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऐसे हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी पुकारते हैं। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं।
नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो ये देखिए लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जिस सीएजी का जो प्रावधान है, आप जानते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 लेकर के 151, और सीएजी का जो मुख्य कारक है वह भारत सरकार के रेवेन्यू का या भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो कहाँ पर किस मद में कितना हो रहा है, उसका कितना सही तरीके से उपयोग हो रहा है, ये इसका पूरा ऑडिट करने का काम सीएजी के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। तो अनुच्छेद 24 में जहाँ की सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है, इसमें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति का जो प्रावधान है, कोलेजियम प्रणाली के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और अभी हाल ही में जैसे आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हाई कोर्ट में, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति के लिए 9 न्यायाधीशों को जो है सिफारिश की गई थी, जिसको कर लिया गया है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्थानीय निकाय। तो देखिए लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, राज्यसभा के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के चुनाव भी निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, जबकि स्थानीय निकायों का चुनाव अनुच्छेद 243 झ या 243 आई के तहत जो है ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो राज्यों में जो पंचायती या फिर नगरीय पंचायती या फिर नगर निगम का जो चुनाव है, स्थानीय चुनाव जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इन चुनावों का, निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है। ठीक, जिस समिति की अनुशंसा पर देश पंचायती राज लागू किया उसके प्रमुख कौन थे? जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमन्नारायण, जगजीवन राम। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की जो स्वीकार किया गया। अब BL राय मेहता को इनके जो है शिल्पकार भी माना जाता है, किसका? पंचायती राज व्यवस्था के रूप में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ये आपका रटा होना चाहिए। ये सब कभी भी प्रश्न अगर गलत होते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप समझिए कि आपके लिए सबसे घातक साबित होगा। तो ऐसे इजी सवालों को हमेशा याद रखना है आपको। पंचायती राज से संबंधित जितनी समितियाँ हैं, चाहे अशोक मेहता समिति हो, चाहे अशोक समिति हो, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो, ठीक, जितनी समितियाँ हैं सबको जो है आपको लिस्ट बना लेनी है और इस लिस्ट को क्या करना है? रट लेना है। चलिए आइए देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950, 1 जून 1975। तो ये 2 अक्टूबर 1950 को कब हुआ था? 1 मिनट, 2 अक्टूबर 1952, सॉरी 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जबकि सही माने में इसके जो प्रारंभिक चरण है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, सॉरी माफ़ करिएगा, 2 अक्टूबर 1952, हाँ कन्फर्म, ठीक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1952 को की जाती है। इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी, अकबर। तो देखिए अकबर एक उदारवादी शासक के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें जो कश्मीरी शासक जैन उल आबिदीन है जो कि 1420 ईस्वी में शासक बनता है यहाँ का, और ये कश्मीर का अकबर भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? 1526, 1761, 1556, 1857। बहुत ईजी सवाल है, सब जानते हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का
तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? मराठों और अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी, यानी अहमद शाह अब्दाली जीत के लिया था। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा। तो गोपाल मंडली या श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज किसकी? तो ये इन्होंने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। क्या उद्देश्य था? समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण प्रधान। तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में या आधुनिक भारत का जनक के रूप में, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में राजा राममोहन राय को हम लोग मानते हैं। ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का उन्मूलन अंग्रेजी सरकार के सहयोग से करवाया था। ठीक, तो आधुनिक भारत के पुरखा या पिता के रूप में जानते हैं। मानवतावाद के दूत भी इनको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, दिल्ली में। तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में, दिसंबर 1885 में, जिसमें 72 जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से कुछ वकील थे, व्यापारी थे, कुछ जमींदार थे। इन्हीं से मिलकर के इन 72 प्रतिनिधियों के माध्यम से यही प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। A.U. होम जो कि कांग्रेस के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है। ठीक, तो ये क्लियर हो आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? अगला प्रश्न कर रहा है हम लोगों से कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा शंकर बंदोपाध्याय, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम का प्रसिद्ध गीत जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये पहला राजनीतिक अवसर पर जब बंगाल में 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उस कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे देश साथी कौन थे? राजगुरु सुखदेव बीके दत्त, राजगुरु बीके दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव। तो देखिए, आज़ाद तो थे नहीं, बीके दत्त भी नहीं थे। तो जब बीके दत्त इसमें है, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब देखिए इसमें बचा ए, अपने आप आंसर आ गया। तो सुखदेव और राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च, ठीक, कब फांसी दी गई थी इनको बताइएगा? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, 3 लोगों को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको मालूम है कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर से महात्मा गांधी को संबोधित किया था कि हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम आरंभ हो चुका है। भारत की स्वतंत्रता के इस पवित्र संग्राम के अवसर पर हम आपके आशीर्वाद तथा शुभकामनाओं की इच्छा रखते हैं। ये जो है सेंटेंस सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो इसे से हम लोग मानते हैं कि राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस के बाद अब प्रश्न यह बन रहा है, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो सॉरी दादा भाई नौरोजी आंसर नहीं होगा आपका, हालांकि वो ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक। लेकिन कार्ल मार्क्स जो कि पूंजीवाद का पूरी तरीके से विरोध करता है, और उसमें आप देखेंगे कि यही कार्ल मार्क्स समाजवाद
का उद्भव और विकास करता है बाद में। इसी के बाद जो है लेनिन क्रांति 1917 में रूसी क्रांति होती है। तो कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का पूरी तरीके से विरोध करा। ब्रिटिश आर्थिक नीति, क्योंकि ब्रिटेन ही उस समय केंद्र बिंदु था पूंजीवाद का, इसलिए ब्रिटेन की नीतियों की जो है पूरी तरीके से आलोचना करता है और कहता है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगी और इंग्लैंड की क्रांति संपन्न करने में अनजाने आ गया औजार है। ये उसके स्टेटमेंट हुआ करते थे। निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक, जिन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश और भारत का व्यापार है, इसमें भारत का रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाने और बने हुए जो है उत्पाद भारत में आने से जो व्यापारिक लाभ है वो ब्रिटेन के पास जा रहा है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भारत को महसूस भी नहीं हो रहा है और धीरे धीरे भारत का धन छन छन करके ब्रिटेन चला जा रहा है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? चौखंबा है, बंदरपुंछ, नंदा देवी, लिंकन। तो आप जानते हैं कि यमुना नदी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुंछ नामक स्थान से निकलती है और यह दिल्ली, आगरा, मथुरा, आगरा होते हुए प्रयागराज में आकर के मिल जाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। भार के अनुसार पानी में H2O का हाइड्रोजन प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो है 11.11% होता है, जबकि अनुपात आप जानते हैं कि ये अनुपात है 8। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थिमज्जा में। तो ये हमारे अस्थिमज्जा में निर्मित होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण कैसे होता है? ये मान लीजिए हमारी हड्डी है, पैर की कोई हड्डी या फीमर कोई ले लेते हैं। अभी हड्डियों में आप देखेंगे कि अंदर से होल होता है, स्पेस होता है और इस स्पेस में हड्डियों के किनारे किनारे ये अस्थिमज्जा पाया जाता है, जिसमें आरबीसीज का निर्माण होता है, यानी रक्त का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हमारी हड्डियों के अंदर ही ब्लड बनता है, आरबीसीज बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और हमारे शरीर में मिलते रहते हैं। चलिए आगे चला जाए। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर आप जानते हैं कि ये तीनों हैं, तो कंपाइलर नहीं होगा। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे? अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपयुक्त सभी से प्राप्त करता है। लिखित प्रोग्राम किसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं? इसे क्या कहलाता है? कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहते हैं इसको हम लोग? तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसी को तो क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है सीपीयू को, प्रिंटर और मुख्य स्मृति को, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, इनपुट और आउटपुट को। तो ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को ऐड करता है, जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट सेवा प्राप्त करते हैं, नेटवर्क अर्जित करते हैं। LAM, लैम का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, IBM द्वारा, NT द्वारा, HP द्वारा। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है ये? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। 1 MB मेमोरी किसके बराबर होता है? तो 1 MB मेमोरी होता है 1024 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स के बराबर। वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि वह हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। इसी वक्त के चले तो इंटरनेट सेवा डेवलप हुई, पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे विश्व के कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि भारत में बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, विभिन्न सेवाओं का संचालन इसी के माध्यम से आसानी से हो जाता है। रैम मेमोरी है, केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, इनमें से तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सिर्फ जो है पढ़ने के लिए होती है, जबकि रोम जो है वो आपके मेमोरी क्या करता है? सेव करता है, फाइलों को आप उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रियल कम्युनिकेशन, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रियल टाइम चैट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है
क्या है? इंटरनेट रिले चैट। वाडा का संबंध किससे? वानिकी से, डोप टेस्टिंग से, बीमा से, स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये जो है डोप टेस्टिंग से है। किसका? तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाओं का उपयोग करने के प्रतिबंधित करने के स्थापित किया गया था, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, वहाँ पर की गई थी। जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपरिक्त सभी में। ये जो है जलीय वातावरण में बीओडी की डिमांड तब बढ़ती है जब जल में घुले 1 लीटर जल में 8 से 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन सामान्य तौर पर होता है। अगर इससे कम हुआ तो उतने ऑक्सीजन की डिमांड जल में बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जल क्या हो जाता है? दूषित होता है। तो जब जल में घुसी ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने लगती है तो जल पूरी तरीके से दूषित माना जाता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाई जाती है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। जिले, सभी जिले हैं जो राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी आपने इसके पहले भी देखा। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था काश में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। तो इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है आपसे। और ये ड्रेन थ्योरी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत हिस्ट्री के प्रसिद्ध क्वेश्चन रहे हैं, कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। इनके सही क्रम को जो है व्यवस्थित करिए। सी राजगोपालचारी, विबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। तो चलिए इसको किया जाए। देखिए जो सी राजगोपालचारी योजना है यह 1944 में है। जो बेबल योजना है यह 45 की है, ठीक। माउंटबेटन योजना जो कि 47 में आई थी भारत के आज़ादी के समय, आज़ाद भारत के लिए। और जो कैबिनेट मिशन है यह कब आया? 1946 में आया था, 1946 में, ठीक। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो सी यानी 1 पहले हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, 3 होगा। इस आधार पर विकल्प आपका सी सही है। लेकिन में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू। तो ये किसे बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के समय जब विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, जो अंग्रेजी सरकार है यानी ब्रिटिश सरकार का असहयोग कर रहे थे कि अब सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। उसमें लोगों ने क्या किया? कपड़े भी जलाना शुरू कर दिए थे। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बर्बादी करार दिया था। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? स्वामी श्रद्धानंद मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये आप जानते हैं कि ये घटना जो कि 13 अप्रैल 1919 की, इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग यहाँ पर सभा कर रहे थे। और इसी सभा में जो है जनरल डायर जा कर के क्या करता है? गोलियों से सबको भुनवा देता है। तो ये घटना उसमें गुलाम भारत के लिए सबसे निंदनीय घटना थी। इस आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़ी धब्बा रही और इसका पूरी दुनिया में ही विरोध नहीं, भारत से लेकर के पूरे विश्व में इसका विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार की धज्जियाँ उड़ी थी। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रासबिहारी बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। तो किसने दिया था? ये थे बटुकेश्वर दत्त। तो जो आज़ाद हिंद फौज है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कि मोहन सिंह और रासबिहारी बोस द्वारा की गई थी, सॉरी माफ करिएगा, बटुकेश्वर दत्त मैंने आंसर दिया आपका, ये रासबिहारी बोस होगा। क्या आंसर होगा? ये रासबिहारी बोस, जो कि उसमें मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने जो है
इसमें सहयोग किया था। और 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर स्थित कैली हॉल में बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इसलिए रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में की थी। ठीक। देव समाज का संस्थापक निम्न से किसे माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो इसे हम लोग मानते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री को। इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, बारदोली। तो जो कि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इस सत्याग्रह में ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी मुख्य भूमिका निभाने वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए थे, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब। निम्न से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। तो ये जो है हेमकुंड में है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का ये माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह पूर्व जन्म में यहाँ पर तपस्या किए थे। तो उस उत्तराखंड में जो कि चमोली जिले में है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हेमकुंड, यहाँ पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक कौन है? डी आर गॉडगिल, बी एस मिन्हास, चरण सिंह, रुद्रदत्त। तो कौन है भाई? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वी एस मिन्हास। कौन है? वी एस मिन्हास। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर मुंशी सिंह आहलूवालिया। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी पूरा जिसे हम लोग बोलते हैं पूरा प्रावधान संबंधी योजना जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का, तो पूरा इनकी बहुत बड़ी अवधारणा थी, जिसके तहत इन्होंने यह बताया कि किस तरीके से ग्रामीण विकास को डेवलप किया जाए। तो ग्रामीण अवसंरचना के डेवलपमेंट के लिए सड़कों का निर्माण और वहाँ पर स्वच्छता के जो है व्यवस्था करना, विद्युतीकरण करना, पेयजल की व्यवस्था करना, आवास की सुविधा करना और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा जो है पूरा का स्कीम। तो ये अवधारणा किसकी थी? संकल्पना किसकी थी? भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। दी ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? अल गोर, बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन। तो कौन है? ये हैं जो है बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा, यानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनकी ड्रीम फ्रॉम माई फादर और दी ऑडेसिटी ऑफ होप, ये दोनों पुस्तक जो है लिखी गई हैं। महिला 2020 क्रिकेट प्रथम विश्व कप किस देश ने जीता था? ये जो है इंग्लैंड 2009 में जो मेज़बानी किया और उसने न्यूजीलैंड को हरा करके इंग्लैंड ने इस कप को जीता था। ठीक, 6 विकेट से, जबकि भारत इसमें जो है सेमीफाइनल में ही पराजित हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय। तो जो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण है, रथ मंदिरों का, ये किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तो मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इससे अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने थे। एक एकाश मंदिर बना था जिन्हें रथ कहा गया, और इसी शैली में स्मारक महाबलीपुरम जो कि विद्यमान है इसमें रथ का एकाश्म मंदिरों का निर्माण। ठीक, तो इसमें जो है जो प्रमुख रथ हैं, जैसे द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, अर्जुन का रथ है, भीम रथ है, धर्मराज रथ है, गणेश रथ है, इस प्रकार के रथों का यहाँ पर निर्माण किया गया। अभिनव बिंद्रा
किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? भारत के निशानेबाज, पोलो, गोल्फ, निशानेबाज, बैडमिंटन। तो ये क्या है? ये भारत के जाने माने निशानेबाज रहे हैं, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ पर ये आर नदी उत्तर की तरफ बढ़ती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो ये जो है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो इसकी पूछने की संभावना बनी रहती है। जब देखिए अंटार्कटिका जो है, अब उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह पूरी तरीके से निर्जन है। क्या है? निर्जन है, मतलब मरुस्थल है, हिमाच्छादित है, और ये वाइट महाद्वीप है। अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय रामचरण जी 1960 गए थे अंटार्कटिका, और 1981 में यहाँ पर प्रत्यक्ष भारतीयों का अभियान दल जाने लगा है। और यह हर वर्ष जाता है। कब? जब भारत में शीत ऋतु होती है, तब उधर ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, वहाँ पर सूर्योदय होता है, तब लोग यहाँ से जाते हैं। तो 1987 में पहला वहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन स्थापित किया गया था, और बाद में जो है मैत्री को डेवलप किया गया। ठीक, सॉरी, 1981 में दक्षिणी गंगोत्री और 1987 में मैत्री डेवलप किया गया था। लुनोज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, मुंबई हाई, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो ये जो है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। अगला प्रश्न आपसे, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो ये जो है भीमबेटका है, जिसकी खोज का श्रेय जो है वाड़कर को जाता है, और विद्वानों के मतानुसार ये प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकलाएं हैं, ये 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक पाई जाती हैं। कितने समय तक के? 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीगंगा। तो ये विशाल स्नानागार आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से, जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। तो ये एक सार्वजनिक प्लेस भी था, जहाँ पर लोग जाते थे, स्नान करते थे, सार्वजनिक स्थान। ठीक, तो ये अभी प्रश्न आपसे पूछा था कि सार्वजनिक स्थल के रूप में सबसे बड़ा जो है स्नानागार या अन्नागार कहाँ मिलता है? तो अन्नागार तो वो तो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए प्रयुक्त होता था, जबकि ये जो है एक सार्वजनिक प्लेस हो सकता है। कुछ धार्मिक समारोहों के अवसर पर ऐसा किया जाता है कि बड़े जो है व्यापक स्तर पर लोगों को स्नान करने की जरूरत पड़ती होगी, या फिर कुछ संस्कार ऐसे होंगे, करते होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन है तो वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वैदिक युग में जीविकोपार्जन हेतु जो वेद और वेदांत को पढ़ाने वाले लोग हुआ करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? उपाध्याय। चलिए आगे एक प्रश्न को देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो साक्ष्य हैं यह मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? तो सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण विशेष रूप से साक्ष्य माने जाते हैं। पुराण सातवाहनों के आंध्र नृत्य तथा आंध्र जाति कहते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण में गौतमीपुत्र सातकर्णी को 23वां राजा माना जाता है। अतः सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में ही मिलती है, जबकि वायु पुराण में मुख्य रूप से गुप्त राजाओं के नाम मिलते हैं, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या?
गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस वंश के साम्राज्य के समय भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये जो है भारत के बाहर तक किसकी फैली थी? कुषाण वंश की। तो कनिष्क के सिंहारोहण होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान सिद्ध का भाग, बैक्ट्रिया तथा पार्थिया भी सम्मिलित था। हालांकि सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का भी है, ठीक। लेकिन इसका आंसर आपका कुषाण वंश है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? निआर्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, डायोडोरस। इंडिका का मूल लेखक कौन था? चलिए बताइएगा। तो इसमें देखा जाए तो इंडिका का जो मुख्य लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने मौर्य काल के समय में जो आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और इसने अपने जो कुछ सुना था इंडिका नामक पुस्तक में लिखा किया। इंडिका हालांकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह विभिन्न यूनानी और रोम के लेखकों ने जो विभिन्न बाद में पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों के बेसिस पर हम लोग इसे कह सकते हैं। चलिए, जनजातियां हैं और राज्य में मिलान करना है आपको। कुकी जनजाति, मिलान करने वाला प्रश्न आ गया आपका। देखिए, कुकी कहाँ की है? मोपला। मोपला विद्रोह बहुत फेमस रहा है। कहाँ का मोपला है? मोपला केरल का। तो सी का वन, तो सी का वन दोनों हो गया। कुकी जो है ये कहाँ की है? मणिपुर की है। ए का टू, तो ए का टू आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, अर्थात बी में, ठीक। तो बकरवाल किसका हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर के हैं। और डाफर ये गुजरात की जनजाति है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। तो आप जानते हैं शून्यवाद के प्रतिपादक भी रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यमिक। शून्यवाद को ही क्या बोलते हैं? माध्यमिक के प्रवर्तक रहे हैं नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना रही है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उसी पर निर्भर है। प्रतिसमुत्पाद की शून्यता कहा जाता है। तो जिसको भगवान यानी गौतम बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद का जो सिद्धांत दिया था, उसी को बाद में डिफाइन किया शून्यवाद के रूप में नागार्जुन ने। किस सुख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अर्जुन देव को, रामदास को, हर राय को, तेग बहादुर को। तो अकबर के समकालीन जो है कौन है? तो अकबर के समकालीन रामदास थे। तो रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघे की जमीन जो है दिया था कौन? अकबर, ठीक। जिसमें तालाब भी था। बाद में उसी आप देखेंगे अमृतसर नगर बसा, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर बना। अब 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की मृत्यु भी हो गई, ठीक। बाद में इन्हीं के तीसरे लड़के जो अर्जुन थे, तो उनको गद्दी सौंपी गई। तो गुरु अर्जुन आप जानते ही हैं इनको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारतीय क्षेत्र में भारत की भूमि पर ना किसी भी नागरिक, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारत का हो, समस्त लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को एक वित्तीय वर्ष में जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। इस जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में करता आया है वो आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, उसके बाद जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का है। तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का, नहीं सेवा क्षेत्र का, सबसे कम कृषि क्षेत्र का योगदान है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया आर्थिक योजना के संगठन का, पंचायती राज के संगठन का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, बालिका शिशु के संरक्षण का।
तो इस योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण पहल ये रही कि इसी ने बाद में क्या किया, जो भारत का सामुदायिक ये कहते हैं आर्थिक योजना का संगठन है, इसके जो है आधारशिला इसने डेवलप की। अब उसी समय आप देखेंगे कि योजना आयोग का गठन भी हो चुका है और पंचवर्षीय योजनाएं भी लागू हो रही हैं। ठीक, ये आर्थिक योजना का संगठन का जो गठन करता है, फिर बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। क्लियर हो गया? चलें आगे, आइए आगे देखते हैं। भारत के राज्यों में राज्य वित्त नियमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी वे क्या है? कृषि, फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम और छोटे पैमाने के। तो भारत के राज्य वित्त नियमों ने भारत के राज्यों में जो राज्य वित्त निगम है उनसे क्या डेवलप हुआ? तो उनसे जो है जो लघु एवं छोटे उद्योग हैं, जिन्हें मध्यम छोटे पैमाने के उद्योग बोलते हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इस से जो है जो क्षेत्रीय वृद्धि और अधिक निवेश हुआ। तो जो इन देखिए जो भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो है इन्हीं मध्यम और छोटे उद्योगों से ही प्राप्त होता है। ठीक, ये राज्यों के इन्वेस्टमेंट के, जैसे आप देखेंगे भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार की भी जैसे तत्कालीन में जो पहल चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक मध्यम और छोटे उद्योग के पैमाने पर ही इन्वेस्टमेंट की बात है। जैसे महाकुंभ जब लगा था तो उसमें जो है उसकी बड़ी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, कि एक जिला एक विशेष उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो 75 प्रोडक्ट हो गए उत्तर प्रदेश के। तो इससे जो है क्या होता है कि आपका मार्केटिंग पूरा स्टेट लेवल का हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र, अपसारी बल, शुष्क पवन, उष्ण पवन। तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वाताग्र का मतलब ये है कि जब दो तापमान की पवनें, अलग अलग टेम्परेचर की पवनें या अलग अलग डेंसिटी की पवनें जो है हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो चूँकि ठंडी पवन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे धंसती है और हल्की पवन ऊपर उठती है। तो इससे फिर जो ठंडी पवन है वो भी ऊपर का निम्न वायु दाब के कारण वो भी ऊपर उठ जाती है। तो इससे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का डेवलपमेंट होता है और इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भूमध्य सागरी जो जल मानसून बनता है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि भारत में शीत ऋतु में उत्तर भारत में ही सिर्फ वर्षा होती है। तो ये इनका प्रभाव है जो कि भूमध्य सागर से ये शीतोष्ण चक्रवाती पवनें आती हैं। नरसिंहम समिति संबंधित है भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, श्रम सुधार से, कृषि सुधार से। तो जो नरसिंहम समिति है ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग सेक्टर से। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इजी सवाल है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका कार्य क्या है? भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक, तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वह मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है और जबकि स्थानीय कार्यालय राज्यों में भी स्थित है। तो राज्यों की जो राजधानियां हैं वहाँ पर इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पोर्ट ब्लेयर में भी इसका एक उप कार्यालय स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा की, चांदी की, ग्रेफाइट की, लकड़ी की। तो आप जानते हैं कि हम लोग बड़े पैमाने पे एक दौर था भारत में जब हम लोग चांदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत चालकता ज़्यादा है, तो ये प्रतिरोध कम उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध उत्पन्न करने से जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उसका हरासमेंट कम होता है, तो इसकी आपूर्ति आसानी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत।
सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सेरेनको प्रभाव। तो ये देखिए नाभिकीय संलयन है, इसका क्या है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में अगर कि सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, उसमें उसके बाद कार्बन है, फिर उसके बाद अन्य पदार्थ मौजूद है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन लगातार जुड़ता रहता है और ये हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा हम लोगों को सूर्य के प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में संपन्न होती है, फिर उसके बाद वह नीले प्रकाश में संपन्न होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज गति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ अथवा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, किस रूप में? शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो इसका उपयोग क्या है? मछली या फलाद के संरक्षण हेतु तो रेफ्रिजरेशन में होता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेडे से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, अर्जेंटाइट से। तो देखिए एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट है, जिससे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो इसके जो मुख्य खनिज है एल्युमिनियम के, जिसमें बॉक्साइट सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, फिर एब्रो है, फेल्सपार है, लॉपिस है, एल्यूनाइट है। इनसे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तब जाने की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के संदर्भ में लिखित राज्यों का क्रम, आरोही क्रम बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो क्रम है साक्षरता जो आरोही अवरोही यानी बढ़ते हुए, तो बिहार का सबसे कम, फिर उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश की स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, एक चक्कर लगाता है? तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध जो है सबसे कम समय। बहुत ही सवाल है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों एवं ध्रुवीय वृत्त तथा ध्रुवों के बीच स्थित होते हैं। जेट वायुधाराएं ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। चलिए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है कथन बी सही है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का ऊर्ध्वाधर प्रकाश पड़ता है और यह पूरे वर्ष लगभग ऊर्ध्वाधर पड़ता है। तो जहाँ पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा सुबह के, वहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो इसलिए कथन बी आपका सही है। ग्लोबी तापमान के संबंध में, ग्लोबी तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए, ग्लोबली तापमान सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। यदि ग्लोबी तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया तो सन 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। विश्व की समस्त मूंगे डूब जाएंगी। तो मूंगा की चट्टानें क्या सब डूब जाएंगी? सब नहीं डूबेंगी। 3 तो गलत हो गया, तो 2 विकल्प तो चले गए आपके। अब बचा क्या क्या? अब बचा 1, 2 एवं 4। ठीक, चलिए फिर से विचार कर लेते हैं। यह संभावना है कि सन 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तट के डूबने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा।
बिल्कुल सभी है, ये भी कथन सही है आपका। चलिए 3 को पुनर्विचारित कर ले। देखिए मूंगा चट्टानों में जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में मूंगा चट्टान से निर्मित आपका द्वीप जैसे कि लक्षद्वीप है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव है। ये सब मूंगा चट्टानों से निर्मित हैं। तो ये भी डूब जाएंगे, हो सकता है क्या मालदीव जो है दुनिया से गायब हो जाए। तो चारों कथन स्वीकार कर लेते हैं, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या इससे आप सेटिस्फाई हैं? चलिए अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय, समुद्री। तो आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है और सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। क्लियर? इनके में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? उसे चाय के मृदाही के नाम से हम लोग जानते हैं। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगू। तो बताइएगा, यह अम्लीय मृदा जिसमें लैटराइट प्रमुख मृदा है, यह इसमें सबसे ज़्यादा चाय की बागान खेती देखने को मिलती है। जैसे कि आपका असम का क्षेत्र है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, हाँ मेघालय के क्षेत्र में, यहाँ पर इस तरह की मृदा आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। आइए आगे के कुछ प्रश्नों पर विचार कर लें। भारत में नगरीकरण में औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अवरोधों में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार और सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं? भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल हो रही है, नो डाउट, ये भी कथन सही है। औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। तो ये रीजन तो भाई बन रहे हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं नगरीय सभ्यता के कारण। तो पुरानी संस्कृतियाँ काफ़ी जो है विलुप्ति के कगार पे होती चली जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में सब नहीं मानते, दोनों कथन सत्य हैं। तो क्या ये सांस्कृतिक अव्यवस्था अपराध को वृद्धि दे रही है? क्या यही है? चलिए पढ़ते हैं मिला करके। भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो परिवार का ढांचा है वो अपराध को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अगर सुसज्जित सभ्य परिवार है तो उसमें उसी तरीके से बच्चों का भी डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं अपराध जो है करण में सहायता मिलती है उसको कम करने में। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम 10 लाखी नगर था देश का? मद्रास, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। तो भारत का पहला 10 लाखी नगर कौन था? मद्रास, चेन्नई हुआ करता था। तो उसमें भारत का बहुत बड़ा नगर था ये, ठीक। जबकि कलकत्ता भी जो है उसमें डेवलप्ड था, आपको मुंबई भी है, लेकिन ये आप जानते हैं कि पहला जो है ये नगर निगम मद्रास का ही डेवलप किया गया था। सॉरी माफ करिएगा, एक मिनट। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार इनसे देश का प्रथम 10 लाखी नगर मद्रास नगर निगम, सॉरी माफ करिएगा, ये जो है कलकत्ता होगा आपका, ठीक। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कलकत्ता। तो जो 1901 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग कलकत्ता देश का प्रथम 10 लाखी नगर था, और 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 27 हो गई थी। तो 1901 के अनुसार कोलकाता नगर की 10 लाख के पार थी। 1911 के अनुसार कोलकाता मुंबई 10 लाखी नगर हो गए थे। तो कलकत्ता क्योंकि अंग्रेजों का मेन केंद्र बिंदु था, ठीक है, मद्रास नहीं होगा, माफ़ करिएगा, कलकत्ता आपका आंसर होगा। लिखित राज्यों में से किस एक में 2 पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो आप जानते हैं कि ये कहाँ पर है? पुणे में। कहाँ पर है ये? पुणे में। ठीक। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, भिलंगना नदी। तो इसका बांध किया हो चुका है निर्माण, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। कितनी है? 261 मीटर। टिहरी किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। ठीक, भागीरथी भिलंगना के संगम पर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। तो जो वर्तमान स्थिति है इसमें झारखंड नंबर 1 पे है, उत्पादन और भंडारण दोनों में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। तो देखिए, नगरीकृत राज्यों में गोवा की भी अच्छी स्थिति है, महाराष्ट्र की भी अच्छी स्थिति है, और तमिलनाडु की भी अच्छी स्थिति है। तब इसमें से चूज किया जाए तो किस क्या होगा? तो इसमें प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए तो गोवा हो जाएगा। हालांकि नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी बड़े स्तर पर है, मिलती है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गोवा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीवों में किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, शीतोष्ण वर्षावन में, शीतोष्ण घास स्थल में। तो ये शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है, स्पीसीज विविधता पाई जाती है, जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के रूप में जानते हैं। जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो कहाँ पर है? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? चौथाई, आधा, पाँचवा, एक तिहाई। तो आप जानते हैं कि इस पॉलिसी के तहत लगभग भारत के भूमि पर 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात एक तिहाई भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए। जिसके आप जो वन रिपोर्ट आ रही लगातार उसमें ग्रोथ ही हो रहा है। तो प्रेजेंट में लगभग 22% हो गया है, 21.56%। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोज नायडू की, रानी लक्ष्मीबाई की। तो किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये जो है सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म जो है 13 फरवरी 1868 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जो उनके पिताजी का नाम था। ठीक, इन्हें हम लोग भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्मदिन पर हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। मैक्सिस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? वो पहले भारतीय जिन्होंने मैक्सिस पुरस्कार जीता था, जिसे हम लोग एशिया का नोबेल भी कहते हैं। कौन थे ये? विनोबा भावे। कब मिला था? 1957 में, 1957 में। तो इसमें जो है $50,000 मिलता है आपको। कितना मिलता है? $50,000। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंध जो कि अब हम लोगों के बीच में नहीं रही, इनका संबंध बनारस घराने से था। कहाँ से था? बनारस घराने से। उपरोक्त में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। दीपावली को मनाते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो कहाँ पर है ये? यूरोप में सबसे ग्रोथ रेट सबसे धीमी है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका की 0.9% है, दक्षिण अमेरिका की 2.3% है, ऑस्ट्रेलिया की 1.5% है, यूरोप की 0.3% है। तो सबसे धीमी गति से वृद्धि। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सफई में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। कहाँ पर है ये बताइएगा। तो ये जो है लखनऊ में बनाया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो
ताज कहाँ पर भाई? आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो आगरा मत लगा दीजिए, वहाँ ताजमहल है, लेकिन ताज हवाई अड्डा नहीं, यह है गौतम बुद्ध नगर में। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तब ये तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक, एक मिनट में, लेकिन महाराष्ट्र से बड़ा, माफ करिएगा। देखिए, राजस्थान नंबर 1, दूसरे नंबर प्रदेश, हाँ महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश था। चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था, अब जो है वो विभाजित हो गया, ये जो है आ गया चौथे नंबर पे। कौन नंबर पे आ गया है? चौथे नंबर पे। ठीक, तो इसलिए आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। तो कौन सा है भाई? यह है गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी परियोजना? गोकुल बैराज परियोजना, जिसका उद्देश्य आगरा मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। किस क्षेत्र में? आगरा मथुरा के क्षेत्र में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो वर्ष 2000 इसकी जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हालांकि 16.5% है, जो कि विकल्प में है ही नहीं है। तो नियरेस्ट सी है, तो सी मान लेते हैं, लेकिन सही आंसर आपका 16.5% होगा। ठीक, तो कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। लिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिकअप लखनऊ, राज्य वर्ग विकास विपणन लिमिटेड आगरा, यूपीएफसी कानपुर। ये जो है राज्य के जो विभिन्न संस्थान हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ में, ना कि मेरठ में। तो ये लखनऊ में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका ये, बाकी सब सही है आपका। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लखनऊ, आगरा, नोएडा में। कहाँ पर है ये जो है कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में IIT-CT की स्थापना की जा रही है। तब जानते हैं कि IIT-CT की स्थापना कहाँ पर है? लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ में, मेरठ में, रामपुर में, वाराणसी में। तो कहाँ पर हो रहा है ये? रामपुर जिले में। ठीक, भारत में सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला राज्य है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो ये जो है मेघालय है। भौतिक संरचना प्रक्रम में व्यवस्था का परिणाम है, किसका कथन है? पेंक का, डेविस का, हंटन का, होम्स का। तो ये कथन है डेविस का। भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने किया था। ठीक, तो ये उन्होंने क्या कहा कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का फलन का यह परिणाम है। क्लियर? भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो आप जानते हैं कि अपना राज्य, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक, विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर, 21 नवंबर, 2 दिसंबर, 12 दिसंबर को। कब मनाते हैं भाई? तो ये जो है मनाया जाता है 21 नवंबर को। दक्षिणी दोलन साउथर्न ओसिलेशन कहते हैं दक्षिणी अमेरिकी तापमान मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को, दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, प्रशांत महासागरीय वायुभार तथा हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, दक्षिणी अमेरिकी वायुभार तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो इसमें देखिए जो आपका आंसर है वह है प्रशांत महासागरीय वायुभार तथा हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो ये दोनों दक्षिणी दोलन जुड़ते कहाँ पर हैं?
इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया का द्वीपीय क्षेत्र जो है, जहाँ पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जुड़ते हैं, तो इसको हम लोग दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कर दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये क्रम से ही है, 1 2 3 4। तो ये पहला विकल्प ही आपका सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में एक फर्म की साम स्थिति में होती है, क्या बराबर होता है? इसमें देखिए, जो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक, ACMR AR, ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में सब बराबर होते हैं, तब इसे हम लोग पूर्ण प्रतियोगी बाजार के रूप में जानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की जो फर्म होती है उसकी स्थिति यही होती है। ठीक, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोजेस्टीन, रोंदा, नेल्सन, कार्ल मार्क्स, सोलो। कौन है भाई? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह है रोजेस्टीन रोंदा। ठीक, भारतीय कृषि के लिए कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां, साहूकार व महाजन, वाणिज्यिक बैंक। बताइएगा, ये जो है कौन है? क्योंकि संस्थान साहूकार महाजन तो गैर संस्थागत स्रोत है ना, तो इसमें साहूकार महाजन जमींदार ये सब नहीं आएंगे, बाकी सब। किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? औसत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत आय बराबर औसत आय, औसत लागत बराबर औसत आय। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? इसकी स्थिति में जब सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों जो बराबर होते हैं, ठीक, मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों जब बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है? फर्म का लाभ अधिकतम होता है। ठीक, तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला, जो कि कल आपको नहीं मिल पाया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। हमने सोचा कि लाइव क्लास ले लें, लेकिन नहीं हो सका, संभव नहीं हो पाया। तो आज इस हल को कंप्लीट करिए, फिर 5वां प्रैक्टिस सेट अभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उसको हल करेंगे, फिर कल उसका जो है हल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये श्रृंखला कैसी भी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अच्छी लगे मित्रों तो शेयर करना ना भूलें। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक, ये अगर सुविधा आपको मिल रही है तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तब तक के लिए नमस्कार।